स्वतंत्र भारत के पहले कुछ साल एक तरफ तो आज़ादी का जश्न था, पर दूसरी तरफ देखे तो चुनौतियों का एक पूरा पहाड़ खड़ा था। बिल्कुल। आज हम इन्हीं शुरुआती मुश्किलों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, खासकर वो जो राष्ट्र निर्माण से जुड़ी थी, मतलब देश को एक सूत्र में पिरोने की चुनौती। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, कुछ विश्लेषण हैं, तो आइए देखते हैं इनसे हम क्या समझ सकते हैं। जी। हमारा मकसद है 1947 के बाद का वो जो तूफानी दौर था ना, जब भारत एक राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान बना रहा था, उसे समझना। बिल्कुल, आजादी तो मिली पर उथल पुथल भी बहुत थी। तो ये देखना है कि भाई उस वक्त के नेताओं ने ये जो राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और विकास की तिहरी चुनौती थी, उसका सामना कैसे किया। हाँ, ये जानना जरूरी है। शुरुआत तो हुई थी 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को, जब नेहरू ने अपना वो मशहूर भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। वो पल जिसका हम सबने इंतजार किया था। बिल्कुल, वो एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन जैसा आपने कहा, ये आज़ादी बहुत भारी कीमत पर मिली थी। ये बंटवारे के साथ आई। 1947 का साल वो तो अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन का साल था। देखिए, महात्मा गांधी ने खुद 14 अगस्त 1947 को कलकत्ता में कहा था। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, कल हम ब्रिटिश दास्ता से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा होगा, इसलिए कल का दिन खुशी का भी होगा और शोक का भी। उनके ये शब्द उस वक्त की पूरी हकीकत बयान कर देते हैं। खुशी और शोक दोनों एक साथ। तो मोटे तौर पर उस वक्त 3 बड़ी चुनौतियां थीं भारत के सामने। हाँ, कह सकते हैं 3 मुख्य चुनौतियां थीं। पहली और सबसे फौरी चुनौती थी एक ऐसे राष्ट्र को गढ़ना जो एकजुट हो, है ना, पर साथ ही हमारे समाज की जो जबरदस्त विविधता है उसे भी अपने अंदर समेट सके। भारत कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। एक महाद्वीप जैसा है, अलग अलग भाषाएं, इतनी सारी संस्कृतियां, धर्म। तो क्या उस वक्त ये डर था कि ये सब एक साथ कैसे रहेगा? हाँ, बिल्कुल। उस समय दुनिया भर में व्यापक रूप से माना जाता था कि भाई, इतनी ज्यादा विविधता वाला देश शायद लंबे समय तक एक साथ रह ही नहीं सकता। हाँ। और बंटवारे ने इस डर को और भी पक्का कर दिया था। सवाल बहुत गहरे थे। क्या भारत एक रह पाएगा? अगर हाँ, तो फिर जो क्षेत्रीय और उपराष्ट्रीय पहचाने हैं, उनका क्या होगा? क्या उन्हें दबाना पड़ेगा? और सबसे पहले तो ये बिखरा हुआ जो भारत का क्षेत्र था, उसे एक कैसे किया जाए? ये एकदम तात्कालिक सवाल था। ठीक है। और दूसरी बड़ी चुनौती वो लोकतंत्र वाले। हाँ, दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना। अब देखिए, संविधान तो हमने बना लिया, उसमें मौलिक अधिकार भी दिए, हर नागरिक को वोट का हक भी दिया, संसदीय प्रणाली अपनाई, प्रतिनिधि लोकतंत्र। जी, लेकिन सिर्फ एक लोकतांत्रिक संविधान बना देना ही काफी नहीं होता है ना? असली चुनौती तो थी कि संविधान के मुताबिक लोकतांत्रिक आदतें कैसे डाली जाएं, लोकतांत्रिक संस्थाएं कैसे विकसित हों, जमीन पर लोकतंत्र कैसे उतरे। सही बात है। और तीसरी चुनौती थी विकास की। ऐसा विकास जो पूरे समाज का हो, सिर्फ कुछ वर्गों का नहीं। सबका विकास, सबका कल्याण। संविधान में तो समानता के सिद्धांत की बात थी, और जो सामाजिक रूप से वंचित समूह थे या धार्मिक और सांस्कृतिक समुदाय थे, उनके लिए विशेष सुरक्षा का भी प्रावधान था। बिल्कुल। और संविधान के जो नीति निदेशक तत्व हैं, उनमें भी कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अब असली चुनौती थी कि आर्थिक विकास और गरीबी खत्म करने के लिए असरदार नीतियां कैसे बनाई जाएं। तो ये तीनों चुनौतियां थीं, एकता, लोकतंत्र और विकास। तीनों ही महत्वपूर्ण और आपस में जुड़ी हुई। तो आज हम पहले वाले पे ज्यादा ध्यान देंगे, राष्ट्र निर्माण की जो जटिल प्रक्रिया थी। जी। तो चलिए बंटवारे से ही शुरू करते हैं। जैसा आपने बताया, ये बहुत दर्दनाक था। इसकी जड़ में वो 2 राष्ट्र सिद्धांत था जिसे मुस्लिम लीग ने आगे बढ़ाया था। हाँ, उसी सिद्धांत के तहत ये बात कही गई कि भारत में हिंदू और मुसलमान ये 2 अलग अलग लोग या कौम हैं, और इसीलिए मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग उठी। कांग्रेस का क्या रुख था इस पर? कांग्रेस ने इस सिद्धांत का और पाकिस्तान की मांग का, दोनों का ही पुरजोर विरोध किया। लेकिन देखिए, 1940 के दशक में कई राजनीतिक घटनाएं ऐसी हुईं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो राजनीतिक खींचतान थी और उसमें अंग्रेजों की जो भूमिका रही, इन सब चीजों ने मिलकर आखिरकार पाकिस्तान के निर्माण का फैसला करवा दिया। और ये प्रक्रिया जमीन पर कैसे उतरी? सुना ये बहुत जटिल और दर्दनाक थी। बेहद दर्दनाक और उलझी हुई। देखिए, तय ये हुआ कि धार्मिक बहुमत का सिद्धांत अपनाया जाएगा। जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। पर इसमें दिक्कतें क्या आईं? कई दिक्कतें थी। पहली, ब्रिटिश भारत में ऐसा कोई एक इलाका नहीं था जहां सिर्फ मुस्लिम बहुमत हो और वो एक साथ जुड़ा हुआ हो।
दो मुख्य क्षेत्र थे, एक पश्चिम में और एक पूर्व में। अच्छा, यानी आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश। हाँ बिल्कुल, तो इन्हें जोड़ा नहीं जा सकता था। इसलिए तय हुआ कि पाकिस्तान के दो हिस्से होंगे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो बीच में भारतीय जमीन से अलग थे। ये अपने आप में एक अजीब स्थिति थी। ये तो पहली दिक्कत हुई। और दूसरी दिक्कत ये थी कि सारे मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान में जाना भी नहीं चाहते थे। जैसे मिसाल के तौर पर उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत NWFP, वहां खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था, वो और उनके समर्थक बंटवारे के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनकी आवाज को नजरअंदाज कर दिया गया। और तीसरी दिक्कत शायद पंजाब और बंगाल को लेकर थी, जहां मुसलमान बहुसंख्यक तो थे पर गैर मुसलमानों की भी बहुत बड़ी आबादी थी। बिल्कुल सही। ये तीसरी और शायद सबसे खूनी दिक्कत साबित हुई। इन दोनों प्रांतों का बंटवारा धार्मिक आबादी के आधार पर जिला या उससे भी निचले स्तर, मतलब तहसील के स्तर पर किया गया। और ये फैसला कब हुआ? वही तो सबसे अजीब बात है। ये फैसला 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि तक हो ही नहीं पाया था। नतीजा ये हुआ कि आज़ादी के दिन लाखों लोगों को ये पता ही नहीं था कि वो भारत में हैं या पाकिस्तान में हैं। सोचिए जरा कैसी अनिश्चितता और डर का माहौल रहा होगा। कल्पना करना भी मुश्किल है। और चौथी, शायद सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी, वो सीमा के दोनों तरफ फंसे अल्पसंख्यक थे। हाँ, ये चौथी और सबसे जटिल समस्या थी। लाखों हिंदू और सिख उन इलाकों में रह गए जो पाकिस्तान बन गए थे, और ठीक इसी तरह लाखों मुसलमान भारतीय पंजाब और बंगाल में और कुछ हद तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में फंस गए। मतलब रातों रात वो अपने ही घर में पराये हो गए। हाँ, उन्हें अपने ही घर में अजनबी, अवांछित, विदेशी महसूस होने लगा। जैसे ही बंटवारे की खबर फैली और सीमाएं तय होने लगी, दोनों तरफ अल्पसंख्यकों पर भयानक हमले शुरू हो गए। किसी ने, मतलब नेताओं ने या अंग्रेजों ने शायद अंदाजा ही नहीं लगाया था कि ये समस्या इतना विकराल रूप ले लेगी। 1947 मानव इतिहास के शायद सबसे बड़े, सबसे अचानक, अनियोजित और दुखद जनसंख्या हस्तांतरणों में से एक था वो। बिल्कुल, आंकड़े दहला देते हैं। दोनों तरफ हत्याएं हुई, अत्याचार हुए, धर्म के नाम पर इंसानियत जैसे खत्म हो गई थी। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता जैसे शहर तो सांप्रदायिक जोन में बट गए थे। लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा। हाँ, और अक्सर पैदल ही। रास्ते में उन पर हमले हुए, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, हजारों महिलाओं का अपहरण किया गया। धर्म परिवर्तन और जबरन विवाह आम बात हो गई। और इससे भी भयानक ये कि कई मामलों में परिवार के सदस्यों ने ही परिवार की इज्जत बचाने के नाम पर घर की औरतों और लड़कियों को मार डाला। हे भगवान! लाखों लोग महीनों या सालों तक शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हुए। जो अनुमान है उनके मुताबिक लगभग 80 लाख लोगों को सीमा पार करनी पड़ी, और मरने वालों की संख्या 5 से 10 लाख के बीच मानी जाती है। ये सिर्फ जमीन या जायदाद या सरकारी मशीनों का बंटवारा नहीं था, ये तो उन समुदायों का हिंसक अलगाव था जो सदियों से पड़ोसियों की तरह साथ रहते आए थे। इसीलिए शायद लेखकों और कवियों ने इसे दिलों का बंटवारा कहा। बिल्कुल सही कहा। फैज अहमद फैज की नज्म है सुबह आज़ादी, या अमृता प्रीतम की पंजाबी कविता आज आँखां वारिस शानो। ये सब उसी दर्द को आवाज देती हैं। सादत हसन मंटो की कहानियां हैं जैसे टोबा टेक सिंह या खोल दो, वो उस समय की भयावहता को, उस पागलपन को दिखाती हैं। और बंटवारे ने एक और गहरा सवाल खड़ा किया। देखिए, इतने बड़े पैमाने पर मुसलमान पाकिस्तान चले गए, उसके बाद भी 1951 की जनगणना में भारत की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी करीब 10 से 12% थी। हाँ, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो सवाल ये था कि अब भारत सरकार अपने मुस्लिम नागरिकों और जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी? इस पर राष्ट्रीय लिटरेचर का क्या विचार था? क्या वो दो राष्ट्र सिद्धांत को मान चुके थे बंटवारे के बाद? नहीं, ज्यादातर राष्ट्रीय नेता, खासकर नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद जैसे लोग, वो दो राष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं रखते थे। उनका सपना एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का था, एक ऐसा राष्ट्र जहां सभी नागरिकों को, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, समान अधिकार और सुरक्षा मिले। ये बात संविधान में भी आई। हाँ, नेहरू ने अक्टूबर 1947 में मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें उन्होंने साफ कहा था, हमें इस अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमानों के साथ सभ्य तरीके से व्यवहार करना होगा। हमें उन्हें एक लोकतांत्रिक राज्य में सुरक्षा और नागरिकों के अधिकार देने होंगे। यही आदर्श, यही सोच भारतीय संविधान की बुनियाद बनी। इसी मुश्किल माहौल में महात्मा गांधी की भूमिका भी बहुत अहम रही। हमने बात की कि वो बंटवारे से बहुत दुखी थे। सुना है 15 अगस्त 1947 को वो दिल्ली में जश्न में शामिल नहीं हुए। नहीं, वो उस दिन दिल्ली में नहीं थे।
वो कलकत्ता में थे। उन इलाकों में घूम रहे थे जहां हिंदू और मुसलमानों के बीच भयानक दंगे हुए थे। वो इस सांप्रदायिक हिंसा से बहुत ज्यादा दुखी और निराश थे। उनकी जीवन भर के जो सिद्धांत थे, अहिंसा, सत्याग्रह, वो जैसे नाकाम होते दिख रहे थे। कलकत्ता में उनकी मौजूदगी का कुछ असर हुआ? हाँ बिल्कुल, उनकी उपस्थिति ने वहां स्थिति को सुधारने में बहुत मदद की। शांति बहाल हुई। उसके बाद वो दिल्ली आए, जहां बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की हुई थी। उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि मुसलमानों को भारत में सम्मान के साथ बराबर के नागरिकों के रूप में रहने दिया जाए। वो इस बात से भी बहुत नाखुश थे कि भारत सरकार पाकिस्तान को उसके वित्तीय बकाये का जो हिस्सा था वो देने में आनाकानी कर रही थी। उन्हें लगता था ये नाइंसाफी है। और फिर उन्होंने अनशन किया, अपना आखिरी अनशन। हाँ, जनवरी 1948 में उन्होंने अपना आखिरी अनशन शुरू किया। इसका दिल्ली में बहुत नाटकीय असर पड़ा। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा काफी कम हो गई। भारत सरकार भी पाकिस्तान को उसका बकाया देने पर सहमत हो गई। लेकिन उनके इन कामों से कुछ लोग नाराज भी थे। हाँ, दोनों समुदायों के जो चरमपंथी थे, जो कट्टरपंथी लोग थे, वो उन्हें अपनी स्थिति के लिए दोषी ठहरा रहे थे। वो उन्हें खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो बस वही कर रहे थे जो उन्हें सही लगता था। और इसी नाराजगी का नतीजा उनकी हत्या थी। हाँ, अफसोस 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में उनकी शाम की प्रार्थना सभा के दौरान नाथुराम विनायक गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने, जो हिंदू कट्टरपंथी विचारों से जुड़ा था, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। एक युग का अंत हो गया। बिल्कुल, सत्य, अहिंसा और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जिया गया एक जीवन इस तरह खत्म हुआ। गांधी जी की हत्या और बंटवारे के इस दर्दनाक माहौल के बीच देश के सामने एक और बड़ी चुनौती मुंह बाए खड़ी थी, ये सैकड़ों रियासतें। ब्रिटिश भारत तो सीधे अंग्रेजी हुकूमत वाला इलाका था और दूसरा ये रियासतें थीं। हाँ, सही कहा आपने। ब्रिटिश भारत दो हिस्सों में बटा था। ब्रिटिश भारतीय प्रांत, जिन पर सीधा अंग्रेजों का शासन था, और रियासतें। लगभग 565 रियासतें थीं, छोटी बड़ी मिलाकर। इन पर राजा नवाबों का शासन था। जी, इन पर राजकुमारों, नवाबों या राजाओं का शासन था। उन्होंने ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी, जिसके बदले उन्हें अपने आंतरिक मामलों में काफी हद तक नियंत्रण मिला हुआ था। अंग्रेजों को बस बाहरी मामले, रक्षा और संचार पर नियंत्रण रखना था। और आजादी से ठीक पहले अंग्रेजों ने क्या ऐलान किया इन रियासतों के बारे में? अंग्रेजों ने जाते जाते ये घोषणा कर दी कि भारत पर उनके शासन के अंत के साथ ही इन रियासतों पर से ब्रिटिश सर्वोच्चता, पैरामाउंसी, भी समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कानूनी तौर पर ये सभी राज्य, ये सभी 565 रियासतें आजाद हो जाएंगी। उन्हें विकल्प दिया गया कि या तो भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में, या फिर चाहें तो स्वतंत्र रहें। और ये फैसला कौन करेगा? जनता। नहीं, यही तो सबसे बड़ी समस्या थी। ये फैसला रियासत के शासक को करना था, वहां की जनता को नहीं। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या थी। इससे तो एकजुट भारत का सपना ही टूट सकता था। मतलब भारत के और भी टुकड़े हो सकते थे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा खतरा था। त्रावणकोर के शासक ने, जो आज के केरला का हिस्सा है, सबसे पहले अपनी रियासत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम ने भी यही किया। भोपाल के नवाब जैसे कई और शासक थे जो संविधान सभा में शामिल होने से हिचकरा रहे थे। इन राज्यों में लोकतंत्र की भी कोई उम्मीद नहीं थी। बहुत कम। ज्यादातर रियासतों में शासकों का मनमाना राज चलता था। तो ये डर था कि अगर ये स्वतंत्र हो गईं तो न सिर्फ भारत की एकता टूटेगी, बल्कि इन इलाकों में लोकतंत्र भी नहीं आ पाएगा। तो फिर इस स्थिति से कैसे निपटा गया? यहाँ पर सरदार पटेल की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है ना? निश्चित रूप से। अंतरिम सरकार ने, और खासकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, उन्होंने भारत के इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाने की संभावना के खिलाफ बहुत कड़ा रुख अपनाया। सरदार पटेल ने रियासतों के शासकों के साथ बातचीत करने में, उन्हें भारतीय संघ में शामिल करने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उन्होंने बड़ी दृढ़ता भी दिखाई, लेकिन साथ ही साथ कूटनीति का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया। ये आसान तो नहीं रहा होगा, इतनी सारी रियासतें। बिल्कुल नहीं। सोचिए, अकेले उड़ीसा में 26 छोटी रियासतें थीं, छत्तीसगढ़ में 15 थीं, सौराष्ट्र जो गुजरात में है वहां 14 बड़ी और 119 छोटी रियासतें और जागीरें थीं। पटेल और उनके जो सचिव थे वीपी मेनन, उन्होंने शासकों से लगातार बातचीत की, उन्हें समझाया, मनाया और जहां जरूरत पड़ी वहां थोड़ा दबाव भी डाला। सरकार का दृष्टिकोण क्या था इस मामले में? किन बातों पर जोर दिया गया? देखिए, सरकार का दृष्टिकोण मोटे तौर पर 3 विचारों पर आधारित था। पहला, ये कि ज्यादातर रियासतों के जो लोग थे, जो जनता थी, वो साफ तौर पर भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहती थी, शासकों की मर्जी चाहे जो हो। दूसरा, सरकार को क्षेत्रों को, कुछ रियासतों को स्वायत्तता देने के मामले में लचीलापन दिखाने को तैयार थी। मतलब
विविधता को समायोजित करने की कोशिश थी। और तीसरा, बंटवारे की पृष्ठभूमि में देश की क्षेत्रीय सीमाओं का एकीकरण और उनको मजबूत करना यह सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया था। अब और विभाजन का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था। तो क्या ज्यादातर रियासतें 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारत में शामिल हो गईं? हाँ, काफी हद तक। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग वो सभी राज्य भारतीय संघ में आ गए थे जिनकी सीमाएं भारत की नई सीमाओं से सटी हुई थीं। ज्यादातर शासकों ने विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। ये वो दस्तावेज था जिसके तहत वो अपनी रियासत का विलय भारत में कर रहे थे, आमतौर पर रक्षा, विदेश मामले और संचार जैसे विषयों पर नियंत्रण भारत सरकार को सौंपकर। लेकिन कुछ रियासतों का मामला फंस रहा, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। हाँ, इन 4 का विलय ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। जूनागढ़ का मुद्दा जनमत संग्रह से हल हुआ। वहां के नवाब पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन जनता भारत में रहना चाहती थी। जनमत संग्रह भारत के पक्ष में गया। हैदराबाद का मामला तो काफी पेचीदा था। वो सबसे बड़ी रियासत थी और चारों तरफ से भारत से घिरी हुई थी। हाँ, हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी और उसके शासक निजाम उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। वो हैदराबाद के लिए एक स्वतंत्र दर्जा चाहते थे। उन्होंने भारत के साथ नवंबर 1947 में 1 साल के लिए यथास्थिति समझौता, स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट किया। मतलब 1 साल तक जैसे हालात थे वैसे ही रहेंगे, बातचीत चलती रहेगी। लेकिन वहां लोगों का आंदोलन भी चल रहा था। हाँ, इसी बीच निजाम के शासन के खिलाफ लोगों का आंदोलन तेज हो गया, खासकर तेलंगाना क्षेत्र में, जहां किसान और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल हुईं। कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन में सबसे आगे थी। निजाम ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए रजाकार नाम की एक कट्टरपंथी अर्धसैन्य बल को खुली छूट दे दी। इन रजाकारों ने आम लोगों पर, खासकर गैर मुसलमानों को निशाना बनाते हुए भयानक अत्याचार किए। हत्या, लूटपाट, बलात्कार। तब केंद्र सरकार को दखल देना पड़ा। हाँ, जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला और रजाकारों के अत्याचार बढ़ते गए तो केंद्र सरकार को स्थिति से निपटने के लिए सेना भेजनी पड़ी। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने निजाम की सेनाओं पर काबू पाने के लिए कार्रवाई शुरू की। इसे पुलिस एक्शन कहा गया था। कितने दिन चली ये कार्रवाई? कुछ ही दिनों की लड़ाई के बाद निजाम की सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। और मणिपुर का क्या हुआ? वहां तो चुनाव भी हुए थे, जैसा आपने बताया था। हाँ, मणिपुर के महाराजा थे बोधचंद्र सिंह। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन इस आश्वासन पर कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्ता बनी रहेगी। जनता के दबाव में महाराजा ने जून 1948 में मणिपुर में चुनाव करवाए और राज्य एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। ये दिलचस्प बात है कि मणिपुर इस तरह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला हिस्सा बना। लेकिन वहां की विधानसभा में विलय के लेकर मतभेद थे। हाँ, मणिपुर की जो विधानसभा चुनी गई उसमें भारत के साथ विलय के सवाल पर तीव्र मतभेद थे। राज्य कांग्रेस तो विलय चाहती थी, लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थीं। आखिरकार भारत सरकार ने सितंबर 1949 में महाराजा पर दबाव डालकर उन्हें विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मना लिया। हालांकि इस पर मणिपुर में कुछ नाराजगी और विवाद भी रहा, जिसके असर आज तक महसूस किए जाते हैं। तो इस तरह रियासतों का एकीकरण पूरा हुआ, बंटवारा हो गया, रियासतें मिल गईं, लेकिन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई थी। अब चुनौती थी देश के अंदर राज्यों की सीमाओं को खींचने की। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई प्रशासनिक बंटवारे का मामला नहीं था। सवाल ये था कि राज्यों की सीमाएं कैसे तय की जाएं। क्या अंग्रेजों के जमाने की सीमाएं ही चलती रहेंगी या कोई नया आधार होगा? अंग्रेजों के जमाने की सीमाएं तो काफी बेतरतीब थी ना। बिल्कुल। हाँ, वो या तो प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से बनी थी, या जैसे जैसे अंग्रेजों ने इलाके जीते थे वैसे वैसे प्रांत बनते गए थे। उनका कोई तार्किक या सांस्कृतिक आधार नहीं था। हाँ, और हमारा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू से ही इन कृत्रिम विभाजनों को खारिज करता आया था। कांग्रेस ने तो 1920 के अपने नागपुर अधिवेशन में ही ये वादा कर दिया था कि आजादी के बाद राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा, यानी एक भाषा बोलने वाले लोगों का एक राज्य। लेकिन आजादी और बंटवारे के बाद नेताओं की सोच बदल गई। उन्हें डर लगने लगा। हाँ, खासकर बंटवारे की त्रासदी के बाद हमारे नेताओं को, खासकर नेहरू और पटेल को, ये लगने लगा कि अगर आप भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए तो इससे देश में और विघटन पैदा हो सकता है, अलगाववाद बढ़ सकता है। उन्हें लगा कि इससे ध्यान भटक जाएगा। हाँ, उन्हें लगा कि देश के सामने और भी बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हैं, गरीबी है, अशिक्षा है, विकास करना है, तो अभी इन पर ध्यान देना चाहिए।
इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले को स्थगित करने मतलब टालने का फैसला किया। लेकिन क्या स्थानीय नेता और लोग इस फैसले से सहमत थे? बिल्कुल नहीं। इस फैसले को स्थानीय नेताओं और आम लोगों ने जबरदस्त चुनौती दी। सबसे पहले और सबसे जोरदार विरोध पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में शुरू हुआ। वहां विशालांध्र आंदोलन चला। क्या मांग थी इस आंदोलन की? मांग ये थी कि मद्रास प्रांत के जो तेलुगु भाषी इलाके हैं उन्हें अलग करके एक नया आंध्र प्रांत बनाया जाए। यह आंदोलन काफी लोकप्रिय हो गया। हाँ, और इसी आंदोलन के दौरान पोटी श्रीरामुलु की शहादत हुई। हाँ, पोटी श्रीरामुलु एक जाने माने कांग्रेसी नेता और दिग्गज गांधीवादी थे। वो अलग आंध्र राज्य की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से पूरे आंध्र क्षेत्र में भारी अशांति फैल गई। हिंसक प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर उतर आए। कई जगहों पर पुलिस फायरिंग हुई जिसमें लोग मारे भी गए। मद्रास में कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। तो सरकार पे बहुत दबाव आ गया। हाँ, जबरदस्त दबाव। आखिरकार प्रधानमंत्री नेहरू को झुकना पड़ा। उन्होंने दिसंबर 1952 में एक अलग आंध्र राज्य के गठन की घोषणा की। इस तरह भाषा के आधार पर बनने वाला आंध्र पहला राज्य बना। तो आंध्र के बनने से एक तरह से रास्ता खुल गया बाकी मांगों के लिए। बिल्कुल। आंध्र के गठन ने देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर अलग राज्यों के गठन के संघर्ष को और तेज कर दिया। अब सरकार के लिए इस मांग को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया था। इन संघर्षों ने केंद्र सरकार को मजबूर किया कि वो 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन SRC नियुक्त करे। इस आयोग का काम था राज्यों की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने के सवाल पर गौर करना। इस आयोग ने क्या कहा अपनी रिपोर्ट में? आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये बात स्वीकार की कि राज्यों की सीमाओं को मोटे तौर पर विभिन्न भाषाओं की सीमाओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए, यानी भाषा को राज्यों के गठन का मुख्य आधार माना गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया। इससे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने? इस अधिनियम से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। भारत का आंतरिक नक्शा काफी बदल गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन वो जो शुरुआती डर था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से देश टूट जाएगा, उसका क्या हुआ? क्या देश टूटा? दिलचस्प बात यह है कि हुआ इसका ठीक उल्टा। शुरुआती चिंताओं के विपरीत भाषाई राज्यों के बनने से देश के विघटन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, बल्कि इससे राष्ट्रीय एकता और मजबूत हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसने विविधता के सिद्धांत को स्वीकृति दी। लोगों को लगा कि उनकी भाषा और संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान मिल रहा है। इसने क्षेत्रीय मांगों को एक रास्ता दिया। अगर ये मांगें दबाई जाती तो शायद असंतोष और बढ़ता। इसे ज्यादा लोकतांत्रिक भी माना गया क्योंकि ये लोगों की इच्छा को प्रतिबिंबित कर रहा था। तो ये एक तरह से विविधता में एकता को साधने का तरीका था। हाँ, बिल्कुल। इसने ये रेखांकित किया कि भारतीय राष्ट्रवाद का मतलब एक भाषा एक संस्कृति को थोपना नहीं है, बल्कि अलग अलग क्षेत्रीय और भाषाई पहचानों को साथ लेकर चलना है। और राज्यों के पुनर्गठन का ये सिलसिला तो 1956 के बाद भी जारी रहा है ना? हाँ, ये प्रक्रिया रुकी नहीं। 1960 में जो द्विभाषी बंबई राज्य था उसे विभाजित करके महाराष्ट्र मराठी भाषियों के लिए और गुजरात गुजराती भाषियों के लिए बनाए गए। फिर 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ। उससे पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए, हरियाणा हिंदी भाषियों के लिए और हिमाचल प्रदेश राज्य बने। पूर्वोत्तर में भी कई नए राज्य बने। जी, 1972 में असम से काटकर मेघालय बनाया गया। उसी साल मणिपुर और त्रिपुरा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। नागालैंड तो 1963 में ही राज्य बन गया था। फिर 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी राज्य बने। और फिर बाद में भाषा के अलावा दूसरे आधारों पर भी राज्यों की मांग उठी, जैसे विकास या क्षेत्रीय संस्कृति। हाँ, बिल्कुल। बाद के सालों में सिर्फ भाषा ही एकमात्र आधार नहीं रही। अलग क्षेत्रीय संस्कृति या विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन की शिकायतों के आधार पर भी अलग राज्यों की मांगें उठने लगीं। इसी के चलते साल 2000 में 3 नए राज्य बनाए गए। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, तब उत्तरांचल, और बिहार से झारखंड। और सबसे हालिया उदाहरण तेलंगाना का है। हाँ, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का फिर से विभाजन हुआ और तेलंगाना भारत का एक नया राज्य बना। तो ये पुनर्गठन की कहानी अभी भी जारी है। हाँ, कह सकते हैं। आज भी देश के कुछ हिस्सों में अलग राज्यों की मांग जारी है। जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ की मांग है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश की मांग उठती रहती है। तो ये प्रक्रिया भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।
तो आज हमने देखा कि कैसे नवजात स्वतंत्र भारत ने अपने शुरुआती सालों में राष्ट्र निर्माण की कुछ सबसे बड़ी और जटिल चुनौतियों का सामना किया। एक तरफ बंटवारे का वो दर्दनाक अनुभव था, हाँ। दूसरी तरफ सैकड़ों रियासतों का भारतीय संघ में विलय, जो अपने आप में एक भागीरथ काम था। बिल्कुल। और फिर देश के भीतर ही भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण, और ये सब कुछ भारी उथल-पुथल और अनिश्चितता के माहौल में हुआ। बिल्कुल, और ये पूरी कहानी हमें ये दिखाती है कि राष्ट्र निर्माण कोई एक घटना नहीं है कि भाई 15 अगस्त 1947 को देश बन गया और काम खत्म। नहीं, ये एक सतत, एक लगातार चलने वाली बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। जैसा कि स्रोत सामग्री में रामचंद्र गुहा का हवाला देते हुए कहा गया है, इतिहास में देखें तो शायद केवल सोवियत संघ का प्रयोग ही भारतीय प्रयोग से तुलनीय था। दोनों को ही विशाल भौगोलिक और जनसांख्यिकी पैमाने पर, मतलब बहुत बड़ा इलाका और बहुत बड़ी आबादी के साथ ढेरों विविध जातीय समूहों, धर्मों और भाषाओं के बीच एकता बनानी थी। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ, और भारत ने ये एकता बनाने का प्रयास तब शुरू किया जब वो विभाजन के जख्मों से जूझ रहा था, देश पर कर्ज था और जनता गरीबी और बीमारियों से लड़ रही थी। इस लिहाज से देखें तो ये एक असाधारण प्रयास था। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में ये भी उल्लेख है कि राष्ट्र काफी हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता है, मतलब एक ऐसी भावना जिसे साझा विश्वास, एक साझा इतिहास, राजनीतिक आकांक्षाएं और हमारी कल्पनाएं, ये सब मिलकर एक साथ बांधती हैं। तो इस पूरी चर्चा की रोशनी में ये सोचने वाली बात है कि आज के भारत को एक राष्ट्र के रूप में कौन सी चीजें बांधती हैं। क्या ये वही चीजें हैं जो 1947 में थीं, या वक्त के साथ ये विकसित हुई हैं, बदली हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है। हाँ, इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।